अच्छा, आज कौन सी डेट है? गुड मॉर्निंग एक सर। गुड मॉर्निंग। एक अप्रैल अप्रैल 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या रहता है इस दिन? फुल डे हिंदू नववर्ष। पढ़ाया जाए कि मूर्ख बनाया जाए? क्या करोगे बोलो? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक पढ़ोगे कि मूर्ख बनोगे? पढ़ेंगे सर। मूर्ख नहीं बनेंगे? नहीं। चलिए, अच्छा। तो मूर्ख नहीं बनेंगे तो ये बताइए, उपधारणा क्या होता है? उपधारणा, क्योंकि आज के जो सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे 139, वो केवल ये कहता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। तो ये प्रिजम्पशन क्या होता है? उपधारणा बोलिए, इसको मालूम है? सर प्रिजम्पशन हो मतलब कि कोई उपधारणा लगाना होता है, जैसे कि एविडेंस एक्ट में था एक उपधारणा वाला, सेक्शन 4 में शायद, कि जैसे कि कोई लड़का अगर बाजार में जा रहा है तो ये उपधारणा लगाया जा सकेगा कि उसके साथ उसका कोई गार्जियन होगा। आप बाजार जाते हैं तो आपके साथ गार्जियन जाते हैं? नहीं सर, वो छोटे बच्चे की हम बात कर रहे हैं। तो आप बड़े हैं? अच्छा। सर और उपधारणा? उपधारणा यही हम एविडेंस एक्ट में पढ़े थे, सेक्शन 4 में है ना शायद सर। हाँ, तो सेक्शन 4 में मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा, यस सर। उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, निश्चायक सबूत। बताइए सुरेश जी, सुमन कुमार, क्या नाम, उपधारणा क्या होती है? यस सर। क्या होती है उपधारणा, मालूम है? नहीं सर, नहीं। नहीं मालूम। और कौन बताएगा? हाँ, पल्लवी बताइए। अनुमान लगाना सर। किसी भी चीज के बारे में अनुमान लगाना उपधारणा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल? एग्जाम्पल। जैसे उसने वो काम करेगा या इसने किया होगा। सिर्फ कोई भी बात को जो हम पहले से ही अनुमानित कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो उसी को उपधारणा कहते हैं। जैसे कि अगर किसी स्त्री की हत्या उसके शादी के 7 साल के अंदर हो जाती है, तो उसको दहेज हत्या ही माना जाता है। अगर मान लीजिए पड़ोसी ने मारा हो तब भी दहेज हत्या हो गया? मतलब एक ये लगाया जो अनुमान लगाया जाता है कि अगर मतलब हुआ है तो दहेज हत्या हो सकता है। हाँ, तो उसमें ये होना चाहिए ना कि पति या पति के नातेदार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ना। मान लीजिए पड़ोसी जी ने उसको जी मार दिया, थोड़ी नहीं तब डाव होगा। चलो देखो, जी सर। उपधारणा, जैसे हम लोग देखिए, न्यायालय जो होता है देखो, दो काम करता है। एक तो न्यायालय आप लोग से सबूत मांगता है, प्रूफ, जिसको आप लोग कहते हो बर्डन ऑफ प्रूफ। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 101। अभी आज शाम को स्टार्ट होगी क्लास, 7:15 गुड इंडियन मॉर्निंग सर। एविडेंस। गुड मॉर्निंग। तो सबूत के भार में क्या होता है कि सिविल केसेस में प्लेंटिफ के ऊपर, वादी के ऊपर सबूत का भार होता है, और क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन या कंप्लेनेंट के ऊपर सबूत का भार होता है। ये सेक्शन 101, 102 को जब हम लोग पढ़ लेते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के, तब ये सामने आता है। इसके बाद फिर आगे आती है उपधारणा उसी इंडियन एविडेंस में। जैसे कोई व्यक्ति पिछले 7 वर्षों से, 7 ईयर से लापता है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, न उसके परिवार के लोग कोई बता पा रहे हैं, न उसने किसी को फ़ोन किया, न किसी को लेटर लिखा, न कभी किसी से मिला, तो न्यायालय क्या उपधारणा करता है? उसकी डेथ हो गई। किस सेक्शन में? सेक्शन तो नहीं मालूम सर, लेकिन जो 7 साल तक कोई आदमी बिना किसी सूचना के लापता रहता है, तो कानून की नजर में मतलब ऐसा है कि वह मर चुका होगा। सेक्शन 108 इंडियन एक एविडेंस सौ एक्ट। आठ अब इस डेथ को कौन से डेथ कहते हैं? लीगल डेथ। लीगल, कानून की निगाह में मर गया, इसको कहते हैं सिविल डेथ। देखो, डेथ 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु।
किसी भी व्यक्ति की किसी भी समय हो सकती है। नेचुरल डेथ की कुछ डेट होती है? कभी भी कोई व्यक्ति मर सकता है। कभी कभी हम लोग बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं कि अरे अभी हमसे तो वो 15 मिनट पहले बात किया था। कोई लोग कहते हैं अभी तो रात में कल हम उसके घर ही गए थे। चलो ये हो गई नेचुरल डेथ। दूसरी होती है कैजुअल डेथ, जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, कोई वाइल्ड एनिमल वगैरह है, सांप वगैरह काट लिया, या उसने खुद ही जहर वगैरह खा लिया, नदी में कूद गया, तरह तरह के तरीके हैं। ठीक है, सुबह सुबह क्या उस सब तरीकों को बताया जाए। ठीक है ना। चलो, तीसरा होता है सिविल डेथ। हम लोग के हिंदू धर्म में कहा है ना, सुबह सुबह अच्छे बात बोलो, इसलिए सुबह सुबह क्या बताया जाए। तो अब तीसरी होती है सिविल डेथ। तो सिविल डेथ हर समय प्रिजम्पशन पे चलती है, उपधारणा। जैसे देखो, ये धारा 108 का हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया। जैसे हम लोग क्या होता है अपने दैनिक जीवन में किसी को देखते ही एक उपधारणा बना लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं ये पढ़ा लिखा लड़का होगा, ये बहुत ही जीनियस लग रहा है। बहुत से लोग कहते हैं अरे ये बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप का लग रहा है। ये जो हम लोग तुरंत अपने दिमाग में उपधारणा बना लेते हैं, बनाते कि नहीं बनाते? आप किसी से मिले नहीं, आप ट्रेन में बैठे हो, कोई आके सामने के सीट पे बैठ गया, आपने एक नज़र उसको देखा, दिमाग में आ गया कि अरे ये तो बेवकूफ़ टाइप का, कहाँ से आके बैठ गया, कब उतरेगा ये। ठीक ना। तो इसको हम लोग कहते हैं उपधारणा। लॉ में भी जान लो और हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी जान गए। अब यहाँ पे क्या कहा जाता है कि अगर आपको कोई चेक दे रहा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में अगर आपको कोई चेक दे रहा है, यानी ये पेई हो, तो आपको ये न्यायालय अनुमान कर लेगा कि जो चेक आप ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो, या तो आपका कोई कर्ज रहा होगा अकाउंट होल्डर के ऊपर, या तो अकाउंट होल्डर का कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह बाकी था, प्रीमियम वगैरह बाकी था। क्या कोई आपको बिना मतलब का चेक देगा? नहीं। नो सर। नहीं देगा। तो ये धारा देखो 139 जो है 139 ये कहती है कि जो होल्डर होता है, होल्डर मतलब चेक रखने वाला, चेक पाने वाला, अगर कोई व्यक्ति किसी चेक को प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर यह उपधारणा की जाएगी कि वह व्यक्ति जो चेक पा रहा है वो किसी कर्ज के बदले में ले रहा है, या कोई जो अकाउंट होल्डर है उसका कोई प्रीमियम बाकी था, कोई इंस्टॉलमेंट बाकी था, या वो कोई सामान आपके दुकान से खरीदा था और तब आप जी सर, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तब आप चेक को ग्रहण कर रहे हो। ठीक है, यही बात छोटी सी धारा 139 में कही गई है। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बोलो जल्दी बोलो, किसी की दिक्कत हो तो फिर नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलो लिखो आप लोग जरा, लिखिए। धारा 139 139 का शीर्षक है धारक के पक्ष में उपधारणा। धारक के पक्ष में उपधारणा, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। ये सब प्री में आता है, शीर्षक वगैरह टिक लगाने के लिए। इस धारा के अनुसार, रिपीट कर दीजिए सर। हाँ, धारक के पक्ष में उपधारणा, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, ये तो इसका टाइटल है। अब लिखे, इस धारा के अनुसार जब खाता धारक से, अकाउंट होल्डर से कोई व्यक्ति चेक प्राप्त करता है तब यह उपधारणा
की जाएगी कि चेक धारक, सॉरी एक सेकंड, यह उपधारणा की जाएगी कि चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण या अन्य दायित्व के लिए प्राप्त किया है। देखो ये बात 140 में कही गई है। धारा 139 में, धारा 140 क्या कहती है? ये जो हम लोग भूल करते हैं, दो प्रकार की करते हैं। एक हम लोग तथ्य की भूल करते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। एक हम लोग जो भूल करते हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स लॉ। एक हम लोग भूल करते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, तथ्य की भूल। एक हम लोग करते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ, विध की भूल। तो इसमें से तथ्य की भूल छूट है कि विध की भूल छूट है, कि दोनों छूट है? तथ्य की भूल छूट है सर। मिस्टेक ऑफ फैक्ट। विध के नो। विधि की भूल छूट नहीं है सर। तथ्य की भूल क्या होता है? तथ्य की भूल क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। और विधि की भूल क्या होता है? इसमें सर सिग्नेचर में अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया या डिजिट कोई गलती से हो गया हम्म तो वह तथ्य की भूल कहलाएगी। और विधि की भूल की आपको मतलब मालूम था पहले से कि आपका चेक मतलब 2 लाख या 3 लाख का ही सीमा तक आप इशू कर सकते हो, लेकिन जानबूझ करके आप 4 लाख या 5 लाख के करते हो, तो जो ये विधि की भूल है। अच्छा, जो सिग्नेचर हम लोग गलत कर देते हैं, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स है। सर सिग्नेचर का मतलब थोड़ा होता है कभी कभी हाथ सिग्नेचर कर रहे हैं, थोड़ा हाथ से भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। प्रॉब्लम हो जाए दूसरा चेक दीजिए। इसीलिए जी तो सर। कभी कभी आप देखते हैं चेक में हम लोग से ओवर राइटिंग हो जाती है, कटपिट हो जाती है, तो बैंक कहता है कि भाई आप फ्रेश चेक दीजिए। हाँ ये तो अगर आप बुढ़े हो गए, हाथ कांपने लगे, या जवानी में ही हाथ कांप रहे हैं, तो हाथ कांप रहे हैं तो या तो फिर आप जो है चेक मत दीजिए, एटीएम से निकाल के दीजिए, या तो फिर आप दूसरी चेक दीजिए। ये तो विधि की भूल है ना। यस सर, मिस्टेक ऑफ लॉ। तथ्य की भूल क्या होता है? कोई सेंटेंस छूट गया है जो मतलब जानबूझ के छोड़ा गया है। जानबूझ के छोड़ा गया तो तथ्य कहाँ से आ गया? तथ्य सर जिस राशि लिखी हुई थी अंकों या शब्दों में, तो अगर शब्दों में गलत लिखा गया है कोई, तो अंकों का मान्य रहेगा। वो तो सुविधा के लिए बना लिया गया ना, कि अगर आपके शब्दों में अंकों में कोई दिक्कत होगी, शब्दों वालों को वरीयता दी जाएगी ना, ओवर राइट करेगा। और तथ्य की भूल, देखो ये तथ्य की भूल, विधि की भूल हर जगह काम आएगा, नेगोशिएबल में नहीं काम आएगा, आईपीसी में आएगा, सीआरपीसी में, हर जगह तो ये भरा हुआ है। देखो तथ्य की भूल क्या होता है, सबसे पहले जान लो तथ्य होता क्या है, फैक्ट्स होता क्या है। देखो जो हमको ईश्वर ने दिया है, आंख कान नाक ये सब हमको दिया है ना, तो ये किस लिए दिया है? आंख किस लिए दी गई है? देखने के लिए सेंस सर। ऑर्गन है सर, देखने के लिए, कुछ किसको सूंघने देखने के के लिए? लिए। आंख से सुन सकते हैं, थोड़ी आंख से देख नहीं सकते। हाँ, ये तो सब हमको भी कुछ शायद, मैंने सेंस ऑर्गन के बारे में बात बोल रहे हैं। ये तो शायद हमको भी नाक है, पता है कि आंख आंख है, से सुना नहीं कान है। जाता। देखो ये कहा गया कि जो हम भौतिक जगत को देखते हैं, भौतिक, इसको ध्यान समझ लो, ये तथ्य की परिभाषा इंडियन न्यूटन सेट के सेक्शन नंबर 3 में कहा गया है। ये कहता क्या है कि जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, जो हम लोग अपने कानों से सुनते हैं, जो हम लोग अपने हाथ से पैर से किसी चीज को छूते हैं, एहसास करते हैं, ये सब क्या है? तथ्य। जैसे क्लास चल रही है, आप लोग सामने बैठे हो, हम भी सामने बैठे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो,
हम बोल रहे हैं तो आपके कान में जा रहा है, तो हमारी बात को आप कान से ही सुन रहे हो, और कान से सुनने के बाद अपनी अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन को मुंह से करते हो। ये सब है तथ्य, ये सब है तथ्य जो हम ये अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं, जो हम अपने ये भौतिक कानों से सुनते हैं। ठीक है, तो सुनना, देखना, एहसास करना, सबका सब क्या है? तथ्य। देखो विधि क्या होती है? जो हम लोग विधि की आंखों से देखते हैं। एक हम लोग की क्या है? ये नॉर्मल आंख है, और दूसरी क्या है? लीगल आइज। तो लीगल आइज कोई अलग से नहीं होती, लीगल आइज को डेवलप करना पड़ता है, ये आपको डेवलप करना है। तो लीगल आइज को डेवलप करने के लिए आपको कहा जाता है जाइए लॉ का कोर्स करके आइए, एलएलबी करके आइए, बीएलएलबी करके आइए। तो जब आपने लॉ किया या इंटीग्रेटेड लॉ किया, तो आपका माइंड धीरे 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 कैसा हो गया? जुडिशियल माइंड। जो जितना ज़्यादा लॉ का जानकार होता है उतना ही अपराध से डरता है। सही जो बात। सबसे कम जानकार होगा वो अपराध को हाथों में खेलता है। जो अभी आप लोगों ने एक इलाहाबाद का केस देखा ना, अतीक अहमद का, इनके क्या क्वालिफिकेशन है? 10th फेल है ये, 10वीं का एग्जाम देते फेल हो गए, और इनको मजबूरी में आना पड़ा था अपराध की दुनिया में, क्योंकि इनके पिता तांगा चलाते थे, पिता को किसी ने मार पीट दिया था, गाली गलौज दे दिया था। ये छोटे थे, नहीं बर्दाश्त कर पाए और गए उसको मार दिए, यहीं से अपराध की दुनिया में चले गए। और देखते देखते आप देखिए कितना ज़्यादा मामला बढ़ गया था। आप अगर ये इस कौन थे अतीक अहमद पहले? ये बच्चे थे और क्या थे पहले, इतने तो मोटे सर तगड़े पहले थोड़ी नहीं थे। तो सर आगे पढ़ाई भी तो कर सकते थे। अरे जब अपराध की दुनिया में आ गए तो कैसे पढ़ाई करेंगे? उसमें भी तो कोई बहुत काम गाइडेंस करने नहीं पड़ते मिला। हैं, उसमें भी तो काम करने पड़ते हैं, इसे थोड़ी नहीं पुलिस से छिपना पड़ता है, भागना पड़ता है। ठीक है ना, देख तो रहे पंजाब का भाग रहा है, लोग पकड़ नहीं पा तो रहे सर हैं। सर मेरा एक कहने का एक्यूज्ड मतलब जो कि अगर था, उनके साथ हुआ, गलत फेल हो गए, तो फिर दोबारा से वो अपने आप को संभाल सकते कर सकते थे। आप ऐसा करिए, गुजरात जाइए, वहाँ पे मिलिए, उनसे बताइए कि आपने क्यों नहीं पढ़ाई की, हमको बड़ा कष्ट है। सर एक केस है दिल्ली में, किसी को एक्यूज्ड बनाया गया था, यूपीएससी हम्म। का प्रिपरेशन कर रहा था, वो जेल में रहते हुए पढ़ाई करके आईएएस बन गया। हाँ, बहुत से स्टूडेंट करते, बहुत से सर स्टूडेंट यही करते हैं। बोलना था मेरा भी। हाँ, तो देखिए, एक होती है लीगलाइज। तो देखो आप लोग एक चीज बहुत ध्यान से समझो, अगर जितने भी क्राइम होते हैं, अगर उसका आप सर्वे करिए, जो एक्यूज्ड होगा वो 90%, 95% एक्यूज कम पढ़ा लिखा होगा। जो ऑफेंस होते हैं उसमें पढ़े लिखे की संख्या 5 से 10% होती है। ध्यान लीजिएगा, क्यों? जब कोई व्यक्ति पढ़ लिख लेता है, खासकर अगर लॉ पढ़ लिया है, अब आप किसी का मर्डर करेंगे? बोलिए। नो क्योंकि सर। आपको सारा परिणाम मालूम है कि मर्डर करेंगे, सेशन ट्रायल होगा, फांसी मिलेगी, फिर हाई कोर्ट जाएगा कन्फर्मेशन के लिए, फिर हमको ले जाया जाएगा जेल, वहाँ पर हमको जल्लाद चढ़ाएगा फांसी पे, सीएमओ रहेंगे, डीएम साहब रहेंगे, सब आपको जानकारी मालूम है। सेल्फ डिफेंस में मार देंगे। तो आप क्या करोगे कि पूरी कोशिश करोगे कि हम किसी का मर्डर ना करें। अगर कोई आपके सामने ऐसी स्थिति आती है तो आपको क्या पढ़ाया गया है सीआरपीसी में? कानून का सहारा ले, लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और उसके सामने ऐसी स्थिति आती है, उठाएगा कट्टा, मारेगा, धड़ाम से बम मारेगा, और उसका साथी कहेगा मारो बाकी हम देख लेंगे। ठीक, और चूंकि उसने भड़का दिया, बाकी हम देख लेंगे, और बाकी आज तक तो हमें समझ में नहीं किसने किसको देखा, तो वो क्या करता है? मर्डर कर देता है। ठीक है, तो देखो विधि और तथ्य में ये अंतर है। तथ्य हम हर समय हमें अपनी आंखों से, नाकों से सब हम लोग एहसास करते रहते हैं इंद्रियों के द्वारा। विधि क्या होती है? लीगल माइंड जब हमारा डेवलप हो जाता है,
हमारा मस्तिष्क क्या हो जाता है, विधिक मस्तिष्क हो जाता है। तब हम लोग क्या होता है, जब विधिक मस्तिष्क हमारा हो जाएगा तो उस विधिक मस्तिष्क से हम विधि को तोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। इसीलिए कहा गया अगर इसके बाद भी आपने तोड़ा तो उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखो आप लोग को एक रफ टफ एग्जाम्पल समझा रहे हैं, बहुत ही रफ टफ, ध्यान से समझो। मान लीजिए आप लोग किसी भी फंक्शन में गए, किसी भी पार्टी में गए और वहां पर आपके एक परिचित मिलते हैं, ठीक है, वो जेंट्स हैं, परिचित मिलते हैं और उनके साथ एक मैरिड वुमेन्स आई हुई है, ठीक है। जो आपके परिचित है, जेंट्स है, पुरुष है, उनके साथ एक मैरिड वुमेन्स आई है और आपने उस मैरिड वुमेन्स को ये बोल दिया कि ये भाभी जी हैं क्या। उनसे पूछा ये भाभी जी हैं क्या, आपकी पत्नी है क्या। अब मान लीजिए वो बोलते नहीं नहीं भाई मेरी सिस्टर है, तो ये विधि की भूल है कि तथ्य की भूल है? तथ्य। सर तथ्य की भूल है ये। हैं? तथ्य की भूल है सर। तथ्य की भूल है। क्यों? आपकी आंखों ने ये देखा है कि ये मैरिड वुमेन्स है तो इनकी वाइफ होंगी, ये आपसे फैक्ट्स की मिस्टेक हुई। समझ रहे हैं ना? अगर ध्यान समझिए, अगर आपको मालूम है कि इनकी शादी नहीं हुई है, आपको ये मालूम है कि इनकी खूब मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, इसके बाद भी आप जानबूझकर कहते हैं ये भाभी जी है क्या, शब्द वही है। अब लॉ हो जाएगा। अब आपने मिस्टेक ऑफ लॉ किया, मिस्टेक ऑफ लॉ किया। क्यों? आपको मालूम था ना, इसके बाद आप बोले, तो इसको हम लोग कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। और ये ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ऑफ लॉ से छूट किसी को नहीं है, न अनपढ़ व्यक्ति को छूट है, न कम पढ़े लिखे को छूट है, न ज़्यादा पढ़े लिखे को छूट है, और जो बहुत ज्ञानी है उसको भी छूट नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ से किसी को छूट नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। अब देखिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या कहते हैं। सर हाँ बोलिए। सर सर तथ्य के भूल में हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर विधि के जानकार व्यक्ति जानबूझकर अगर गलती करता है तो वह तथ्य की भूल होगा, ऐसे का समझ सकते हैं सर। जहां पर जानबूझ आएगा वो विधि की भूल हो जाएगी, जहां पर बोनाफाइड होगा, सद्भावना होगा, वो तथ्य की भूल होगी। जहां पर जानबूझकर होगा, मैलाफाइड होगा, तो मैलाफाइड क्या होता है हर समय, लॉ की भूल। आपको मालूम है कि इनकी शादी नहीं हुई है, इसके बाद भी जबरदस्ती आप उनको बोल रहे हैं कि आपकी पत्नी है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो? आपको मालूम है ना उनकी शादी नहीं हुई, तो क्यों आप कह रहे हो कि ये आपकी पत्नी है? इसको हम लोग बोलते हैं विधि की भूल, विधि की भूल। कहिएगा मत किसी को, पहले पता लगा लीजिएगा, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं, हाँ ये मत सोचिए। बहुत से लोग मान लीजिए किसी मालूम है कि इनकी पत्नी, मालूम है कि इनकी शादी हो गई, पत्नी है, कोई नई, कोई उनके साथ कोई नई लेडीज आई है तो बोलते क्या नई शादी कर ली है क्या, चलो और बड़ा अपराध की। जब आपको मालूम है कि इनकी ये पत्नी आप पहचानते हैं, जानते हैं, इसके बाद कैसे आप बोल दिए? या मान लीजिए किसी की शादी हुई, 1 महीना हुआ है, 1 महीने पहले उसकी शादी हुई थी 1 मार्च को, और पति पत्नी आपको मिलते हैं, उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा है, तो बोलते हैं भाभी जी बच्चा हुआ है क्या? अभी मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स? लॉ। कोई ऐसी फैक्ट्री है जो 1 महीने में बच्चा पैदा करती हो? ऐसा भी नहीं बना है। तो ये इसी सब को हम लोग कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ को बस ऐसे याद रखो कि जानबूझकर शरारत पूर्वक आप कोई बात बोलते हो, जानबूझकर। आपको मालूम है कि पिछले महीने शादी हुई थी, आप गए भी थे रिसेप्शन में, खूब खाए पिए भी थे, और 1 महीने बाद उन पे कह रहे हो ये आपका बच्चा है क्या? तो ये क्या है, महिला फाइट है। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, जो धारा 140 है। देखिए
अगर कोई व्यक्ति चेक काटता है, अकाउंट होल्डर कोई चेक काटता है, ठीक, और उसका चेक डिसऑनर हो जाता है सेक्शन 138 में, वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैंने चेक काटते समय अपने अकाउंट को चेक नहीं किया था कि मेरे पास बैलेंस कितना है, मैं ये नहीं चेक कर पाया कि जो लिमिट मुझे बैंक ने दिया उससे ज़्यादा कि मैंने चेक काट दिया था, मैं उस दौरान बड़ी हड़बड़ी में था, बहुत बिजी था, मैं उस दौरान बहुत परेशान था, मैं ध्यान नहीं दिया कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं और मैंने उस अमाउंट से ज़्यादा की चेक काट दिया, या मैंने जितना मुझे बैंक ने मुझे लिमिट दिया था उससे ज़्यादा की मैंने चेक काट दिया, ये बचाव वो नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है आप लोग को? चेक मिस्टेक ऑफ लॉ। चेक, हाँ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स नहीं है, मिस्टेक ऑफ लॉ है। ये अगर आप अकाउंट होल्डर बने तो आपकी ड्यूटी है कि आप पता लगाइए कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप पता लगाइए कि आपके चेक की लिमिट क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसे माना जाएगा विधि की भूल, और अगर आपने विधि की भूल कर दिया, एक्सेस अमाउंट के चेक काट दिया, लिमिट अमाउंट से ज़्यादा के चेक काट दिया, तो ये तो आपको 100% मालूम है कि वो चेक डिसऑनर होगी, और जब डिसऑनर होगी तो आपके ऊपर मुकदमा लाएगा। तो आप ये बचाव नहीं लोगे कि उस दौरान मैं बहुत परेशान था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये कोई बचाव नहीं। बात समझ रहे? इसी चीज को देखो, सेक्शन बहुत होती ट्रिपिकल, जब तक उसको हम लोग क्या कहते हैं कि उसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल वगैरह से जब तक नहीं समझ जाते तब तक सेक्शन समझ में नहीं आती। यही बात धारा 140 में कही गई है। ऋतु कुमार, समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? वही कि मिस्टेक ऑफ लॉ ये है, अगर अगर वो उसको पता हो कि धारा 138 में जो बताई गई है कि इतना अमाउंट उसके खाते में है और उससे अधिक का अमाउंट का चेक काट दिया, तो वो मिस्टेक ऑफ लॉ है। अच्छा, सादिया नाज, क्यों कैमरा आप लोग का बंद रहता है भाई? आप लोग बोलते हैं ना कि ऑन करके बैठा करिए, बोलिए क्या समझ में आया आपको? सादिया नाज नाम से जो जुड़ी है, जेबा है क्या कानपुर से ना? आंसर दीजिए। पूजा प्रजापति, क्या समझ में आया 140? सर 140 में ये बताया गया कि अकाउंट होल्डर जो है वो इस बात का डिफरेंस नहीं ले सकता है कि उसने जो राशि अकाउंट से काटी थी वो अमाउंट से ज़्यादा थी। मतलब अगर विधि की भूल है उसमें तो फिर वह और भी कुछ कहा गया है उसमें इसके साथ साथ? जी सर प्रियंका सिंह, जी सर। बताइए क्या समझा आपने 140 से? सर इस सेक्शन में बोला गया है कि विधि की भूल जो है वो विधि की भूल जो है वो क्षमा योग्य नहीं है। ये तो कॉमन बात है ना, यहाँ पे क्या कहा गया है? विधि की भूल छूट नहीं है, ये तो एक कॉमन चीज है, ये तो हर सेक्शन पे लागू होती है, हर लॉ पे लागू होती है। सर पर्टिकुलर, हाँ, पर्टिकुलर आपको 140 के रेफरेंस से बताना है। तो सेक्शन 138 में जो बातें कही गई हैं अगर वो शर्तें इसमें पूरी नहीं होती हैं तो जो चेक देने वाला है, जो चेक इशू करता है के लिए दंडनीय होगा। चलिए संध्या, आप बताइए। सर चेक देने वाले को मालूम था, उसने जानबूझ के ये गलती की है कहीं ना कहीं, उसको ये चेक करना चाहिए था खुद से कि मतलब मैं जो चेक काट रहा हूँ वो कितने का है, ये सब उसको खुद चेक करना था। ये अपना बचाव नहीं कर सकता ये अगर वो खुद अपनी जानबूझ के गलती करता है तो। चलिए देखिए, अब इसमें तो, क्या हुआ, जब से आईटी एक्ट आया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो जब आप लोग के चेक को क्या हुआ, मोबाइल से जोड़ा गया इस समय, ठीक है, तो
तो आप देखिए आपके पास एक मैसेज आता है, मैसेज आता है कि ये चेक आज बैंक में प्रेजेंट हुआ है, आपने अगर चेक को नहीं काटा है तो आज आप आकर बैंक में इसको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैंने चेक नहीं दिया है। ये सावधानी के लिए है, ध्यान रखिएगा। डे बाय डे क्या देखो, स्टेट या राज्य का ये कहना है, जो हमारी सरकार होती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहते कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जाए या सजा लिया जाए। उसका ये कतई मोटिव नहीं। वो चाहता है कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सचेत कर दिया जाए, एक्टिव कर दिया जाए कि वो ऑफेंस न करे। तो उसके लिए आपसे ये कहा गया है कि जब कभी आप कोई चेक वगैरह काटते हो, ध्यान रखिएगा, तो जब वो पेई अपने खाते में लगाएगा और आपके खाते में आएगा पैसा कटने के लिए, तो आपको तुरंत मैसेज आ जाता है। ठीक है, उस समय भी आप डिफेंस ले सकते हो। क्या? आप जाके उस चेक को रोक लीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए, इस चेक का भुगतान मत करिए। ठीक है, क्योंकि मुझसे इसमें एक त्रुटि हो गई है, तब आप बच जाओगे, डिफेंस आपका यहाँ पे मिल जाए। लेकिन आया मैसेज और आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपने दो गलतियां किया। एक तो पहले गलती करके बैठे ही हो, दूसरा गलती को सुधारने का आपको मौका दिया बैंक ने और आप उस पर भी मौन रहे। तब चेक जब डिसऑनर होगी तो फिर आपको वही सामना करना पड़ेगा, धारा 138 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए नया डेवलपमेंट क्या हुआ है। अगर ए नामक व्यक्ति बी को कोई चेक देता है, उस समय वो नहीं ध्यान दिया कि जितने का चेक मैं दिया हूं उससे ज़्यादा की चेक है, या मेरी जो लिमिट थी मैं लिमिट के ज़्यादा का चेक दिया हूं, तो जो मिस्टर बी हैं जब अपने अकाउंट में वो लगाएंगे चेक को, तो पैसा तो आप ही के अकाउंट से कटेगा ना। तो जब आपके अकाउंट में पैसा कटने के लिए वो चेक प्रोड्यूस होती है, तो बैंक आपको इमिडिएटली एक मैसेज डाल देता है ये और दिन में 12 बजे तक का आपको समय देता है कि आपने इस नंबर के चेक, नंबर भी लिखा रहता है, इस नंबर के चेक अगर आपने काटी है, ठीक है, या नहीं काटी है। अगर आपको कुछ कहना हो तो आके आप यहाँ पे कह सकते हो। तो देखो, अगर आपको ये लगता है कि मैंने गलत रूप में चेक काटी है, तो आज आपको बचाव करने का मौका दिया गया है कि आप बैंक में अपीयर होके एप्लीकेशन दे दीजिए कि ये जो चेक है इसका भुगतान न किया जाए, और उसमें रीज़न लिख दीजिएगा कि मैंने भूलवश ये गलती कर दिया है, अमाउंट ज़्यादा डाल दिया है या लिमिट क्रॉस हो गया है, और मैं पेई को एक फ्रेश चेक दे दूंगा या मैं पेई को नगद भुगतान कर दूंगा। ये आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन। देखो, व्यक्तिगत जीवन में कभी भी किसी के साथ कुछ हो सकता है। तब आप अगर ये एप्लीकेशन बैंक में अपने खाते में लगवा देंगे तो चेक तो आपका वो रोक दिया जाएगा, उसका पेमेंट तो नहीं मिलेगा पेई को। ठीक, तब पेई को तो कोई सूचना मिली नहीं कि आपका चेक भुना कि नहीं भुना, कैश हुआ। तो आपकी वो एप्लीकेशन आपके लिए डिफेंस रहेगी, और फिर आप वही 15 डेज के अंदर उसको कैश दे दीजिए जाके चुपचाप, और रिसीविंग ला के अपने बैंक में जमा कर दीजिए कि मैंने चेक का कैश भुगतान कर दिया। तो ये आपका बचाव है। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो धारा 140 कहती है कि अगर आपने एक्सेस अमाउंट का चेक काटा या आपने लिमिट से ज़्यादा की चेक काटा, ठीक, और आपकी ओर से पूरा इग्नोरेंस था, पूरी उपेक्षा थी, तब आपको धारा 138 का सामना करना पड़ेगा। और धारा 138 फिर याद कर लीजिए, 2 वर्ष का कारावास या चेक काटे गए धनराशि का डबल जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों। ठीक है, इसको नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत है सर किसी इसको को? नोट करा दीजिए। हैं? सर एक बार फिर से रिपीट कर दें। सर कस्टमर का बचा हुआ, चलो पार्टी का अभियोजन अभियोजन का बचा हुआ 140। देखो, ध्यान से सुनिए, सर 140 का सर लिखा दिया जाए। लिखवा भी देते, पहले समझ तो जाइए। हम जी चाह सर। अंदर जो हम लोग का माइंड होता है, कितनी उसका होता है कैपेसिटी। जैसे आप लोग मोबाइल सर मोबाइल में लेते हो ना, मैं ये
तो क्या होता है, एमबी होता है, जीबी होता है ना। जी जी हाँ, तो माइंड कितना जीबी का होता है? सर, न मालूम। अरे ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, खासकर एमपी वाले स्टूडेंट तो रेडी रहे, कंप्यूटर साइंस में पूछा जाता है। जैसे आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो तो लिखा रहता है ना, आपको 1.5 GB रोज मिलेगा, 1 GB रोज मिलेगा, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? जी सर, आईक्यू ना होता, बुद्धि लब्धि ना हाँ, तो मेंट का होता है सर, मापन। बुद्धि लब्धि में आप कितनी लब्धि को भर सकते हो? सर भूल गए, याद नहीं। अब पढ़े कब थे आप कि जब आपको याद हो? भूलते तो 2011 सर, 2011 में जब बिहार में टीटी दे रहे थे शिक्षक पात्रता अच्छा परीक्षा, चलो, उसमें पढ़े थे। संध्या, जो लोग एमपी जी क्या, एमबी से बड़ा क्या होता है? जीबी। जी सर। और जीबी से बड़ा? जीबी से बड़ा टीबी। 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 टीबी से बड़ा? टीबी से बड़ा केबी। सर टेराबाइट ही सबसे बड़ा होता है। आकांक्षा, एमपी देना है? मजिस्ट्रेट बनना है? हाँ, सुबह सुबह किसको नहीं पसंद है। तो टीबी से बड़ा क्या होता है? टेराबाइट से बड़ा नहीं, गीगाबाइट। हैं? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सबसे बड़ा क्या होता है? पेटाबाइट। हैं? पेटाबाइट होता है। हेक्टा? टू पेटाबाइट। पेटा पेटा क्या कह रहे हो अभिषेक, सुनाई नहीं पड़ रहा है। है, पेटा पीई। अच्छा, पेटाबाइट, चलो ठीक है। तो मतलब पेटाबाइट सबसे बड़ा होता है ना? जी सही। हाँ। उससे बड़ा एक्साबाइट। ये सब आप लोग कहाँ से खोज के ला रहे हो? अच्छा, चलो देखो, जिसको आप सिर्फ फिजिक्स को मिला दिया गया है इसमें। देखो, जो आप समझते हो सर, सबसे बड़ा है, जो आप सबसे बड़ा सर समझते इनको हो। सर इनको जीवी वाला का एक बार श्रीमान लिखा दिया जाए। अरे जीबी वाला आप कोई साइंस की टीचर्स पढ़ेंगे कि हमसे पढ़ेंगे? मतलब सर, ठीक है। हमारी जीबी आप खत्म कर देंगे। जी पहले सुनिए, हम ठीक है आपको सर। क्या बता रहे हैं। ये देखो, जीके में आता है, कंप्यूटर साइंस में, मध्य प्रदेश के जुडिशरी में, जो हम लोग की आईक्यू होती है, जो हम लोग की, जिसको हम लोग कहते हैं दिमाग, मस्तिष्क, माइंड, जो भी कह सकते हैं, ये कहाँ रहता है? खोपड़िया में कहाँ है आपका दिमाग? सेरिबलम सर। सेरिबेलम कहाँ है? क्या नींद? पीछे। कहाँ पीछे? पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड। ग्रंथि में रहता है सर ये। यहाँ पिट्यूटरी छुट्टी ग्लैंड। देखो, ये होता है जहां पर ब्राह्मण पुरोहित चुटिया बनाते हैं, रहता है। महिलाओं चुटिया पिट्यूटरी बनाती हैं। ग्लैंड। अच्छा, और जब तो छोटा मस्तिष्क बच्चा रहता है, तेल कहाँ ठोकते हो? यहाँ पर। ये सब तेल नाड़ी उसके पर। माइंड में चला है, खूब दिमागदार हो जाएगा। सेरिबेलम यहाँ है, तेल ठोकते हो यहाँ। ठीक है। तो देखो, जो सेरिबेलम होता है, उसका 1/, 1 लाख, 1/1 लाखवां भाग जो होता है, यानी एक पॉइंट का 1 लाखवां भाग करिए, ध्यान समझे, वो सबसे बड़ा जो होता है गीगाबाइट से भी छोटा होता है। तो हमारा माइंड में कई लाख, कई करोड़ गीगाबाइट फीड हो सकता है। हम लोग की मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती है? आपको अपना बचपन याद है कि भूल गए? जी सर, याद है। आप जिस स्कूल में आप पढ़े होंगे, 1 में पढ़े होंगे, 5 में पढ़े होंगे, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, याद है कि भूल गए? याद है सर। क्यों नहीं भूले? सब स्टोर हो गया सर। हाँ, आपके दिमाग में जब, अगर मान लीजिए आप अपनी छोटी स्कूल से गुजरते होंगे, आप, अरे यही मेरा स्कूल था, और जो आपके साथ जाता है उसको पकड़ पकड़ के बताएंगे, देखो यही स्कूल था, यहीं पे हम चुरमुरा खाते थे, यहीं पर हम लोग खेलते थे, पकड़ पकड़ के बताते हैं, क्योंकि वो आपके माइंड में जाके सेट हो गया, और वो निकलेगा नहीं, कभी भी नहीं निकलेगा। जैसे मैरिड वुमेन्स है, उनकी शादी चाहे 20 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, जो मायका है वो छूटेगा नहीं छूटेगा। और छोड़वाना भी मत। हाँ, नहीं तो आपको छोड़ देगी। ठीक है। क्यों?
इसका रीज़न है कि उसने अपने जीवन के 25 साल, 30 साल, 20 साल, जब तक उसकी शादी नहीं, वही तो उसका जीवन बीता है, उसी परिवार में बीता है, उसी माँ बाप के साथ बीता है, उसी भाई बहनों के साथ बीता है, ठीक है ना? तो वो कभी नहीं छूटेगा। तो हम लोग के दिमाग में क्या होता है, जितना आप लोग कंप्यूटर साइंस में जो सबसे बड़ा होता है, गीगाबाइट, मेगाबाइट जो भी होता है, उसके हमको बहुत नॉलेज नहीं है। वो हमारे माइंड का 1 लाख जो छोटा भाग होता है उससे भी कम होता है। यानी मान लीजिए अगर सबसे बड़ा 1 गीगाबाइट है तो हमारे माइंड का 1 लाखवां भाग वो उसके बराबर होता है। तो हम लोग के माइंड में इसलिए हर चीज सेट हो जाता है। जो भी चीजें आप डीप में पढ़ोगे सब सेट हो जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। कितना केस हमने पढ़ा व्यक्तिगत अपने, और कोई केस आता है बस नाम आया बोलना शुरू। क्यों? उस केस को स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा गया है, उस केस को आप लोग को स्टडी के दौरान पढ़ाया गया। तो क्या हुआ, केस का नाम आया लालमणि शुक्ला, बोलना शुरू। तो ये क्या होता है कि वो हम लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है। तो देखो हमारा बताने का क्या मतलब है कि सबसे पहले लॉ के प्रोविजंस को अपने माइंड में सेट करो, कॉपी में लिख लो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर माइंड में सेट हो जाएगा तो कभी नहीं निकलेगा। अगर आपके माइंड में वो चीज़ सेट हो जाएगा, और ये ध्यान रखना कभी भरेगा नहीं वो माइंड, आपका रजिस्टर भर जाएगा, कॉपी भर जाएगा, सब भर जाएगा, वो कभी नहीं भरेगा। तो माइंड में ये क्या सेट करना है, जरा ध्यान से सुनो। अर्चना सुनिए आप ध्यान से जो पूछ रही थी। अगर 140 कहता क्या है अगर किसी व्यक्ति ने कोई चेक किसी को इशू किया, ए नामक व्यक्ति ने 10,000 रुपए की चेक बी को दिया, ठीक है। चेक देते समय उसने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरे खाते में 10,000 रुपए हैं कि नहीं। चेक देते समय उसने ये सावधानी नहीं बरती कि मुझे 10,000 रुपए तक की चेक काटने का लिमिट मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है। चेक उसने दे दिया। तो जिसको चेक मिला है, जिसको हम लोग पेई कहते हैं, ठीक है, वो अपने खाते में लगाएगा। और जब खाते में लगाएगा तो आपने इतना पढ़ लिया, इतना समझ लिया कि वो डिसऑनर होना ही होना है। डिसऑनर अगर 10,000 रुपए नहीं है खाते में तब भी डिसऑनर होगा, अगर मान लीजिए वो लिमिट 10,000 की नहीं है तब भी डिसऑनर होगा। तो जब डिसऑनर होगा तो मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो जो अकाउंट होल्डर है उसको अपना डिफेंस लाने का मौका दिया जाएगा, बचाओ। तो वो अपने बचाव में ये नहीं कह सकता कि उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने अकाउंट को नहीं चेक किया, मैंने अपने लिमिट को नहीं देखा, जिस कारण मुझसे 10,000 रुपए की चेक कट गई और मुझे इसका बचाव दिया जाए, बल्कि उसको इसके लिए दंड दिया जाए। और दंड क्या है? 2 वर्ष का कारावास या चेक के अमाउंट का दुगना या दोनों। अब समझ में आ गया? अनिरुद्ध कुमार समझ में जी आया? सर। चलो जी सर, आ गए समझ। लिख लो, अब लिख लो, लिखवा भी देते, लिख लो आप लोग। ये सब आने आने सेक्शन है, लिखो। धारा 140 का शीर्षक है प्रतिवाद, जिसे धारा 138 के अभियोजन में, प्रतिवाद जिसे धारा 138 के प्रयोजन में स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए धारा 140 के अनुसार यदि खाता धारक किसी अन्य व्यक्ति को कोई धनराशि का चेक देते हैं, कोई धनराशि का चेक देते हैं,
और चेक जारी करते समय उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके खाते में चेक की धनराशि वाली रकम है या नहीं। या बैंक ने उनको जितनी सीमा निर्धारित की गई है चेक जारी करने की, उसको भी ध्यान नहीं दिया। इसका परिणाम यह निकला कि चेक अनादर हो गया। इसका परिणाम